इस सीरीज की शुरुआत हमें एक शख्स दिखाया जाता है जिसका नाम होता है विक्री वॉन वेस्कर वैली, जो कि वेस्कर क्लैन का हंटिंग डॉग होता है। हंटिंग डॉग होने की वजह से वो अपने फैमिली और फादर के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल था, लेकिन उसके ऊपर डीमन के साथ काम करने के झूठे इल्ज़ाम लगाकर एग्जीक्यूट कर दिया गया। और मरते समय उसने डिसाइड किया कि अगर मुझे दोबारा चांस मिला तो मैं हंटिंग डॉग की तरह अपनी ज़िंदगी नहीं जीऊँगा। जब उसकी आँख खुलती है अपने आप को एक नई जगह पे पाता है और सोचता है ये क्या, ये मैं कहाँ आ गया हूँ, मेरी शरीर मुझे बहुत ज़्यादा भारी महसूस लग रही है और यहाँ पे इतना शोर क्यों है, ये नहीं हो सकता, क्या मैं हेल में आ गया हूँ। इसके बाद हमें वेस्कर वैली क्लैन का कैस्टल दिखाया जाता है, जहाँ एक रूम में ढेर सारे बच्चे होते हैं और सब रो रहे होते हैं। वहाँ पे एक शख्स आता है जिसका नाम होता है हुगो ली वेस्कर वैली, जो कि वेस्कर वैली क्लैन का हेड होता है। और वो वहाँ पे चलते हुए और सब बच्चों को देखते हुए बोलता है, यहाँ पे कोई भी बच्चे स्पेशल नहीं है, मुझे लगता है इस बार सिर्फ कूड़े करकट इकट्ठा हुए हैं। तभी उसकी नज़र विकी पे पड़ती है और उसको देख के बोलता है, ये लौंडा इतना शांत क्यों है। अच्छा छोड़ो, सब बच्चों को कैंडल ऑफ सॉर्ड लेके चलो। उसको विक्री देखता है, बोलता है यही वो शख्स है जिसने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा के मुझे एग्जीक्यूट किया। लेकिन ये हुगो देखने में तो बहुत ज़्यादा जवान लग रहा है। अच्छा अब मैं समझा, मैं वीकर वैन वेस्कर वैली उस समय में वापस आ चुका हूँ जब मैं छोटा सा बच्चा था। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी में हंटिंग डॉग हुआ करता था और हंटिंग डॉग होने के कारण हमें अब किसी भी हाल में अपने मिशन को पूरा करना होता है, फिर चाहे वो किसी को असैसिनेट करना हो, दूसरे क्लैन पे हमला करना या ब्लैकमेल करना। और ये सब काम वेस्कर वैली क्लैन को 7 ग्रेट क्लैन में सबसे बेस्ट बनाने के लिए करते थे। मेरे इतना ज़्यादा लॉयल रहने का रीज़न बहुत ज़्यादा सिंपल था, ताकि मुझे अपनी फैमिली और ह्यूगो से एक्नॉलेजमेंट मिल सके। 10 साल बाद जब डिमोनिक रिलिम का गेट खुला तो डीमस और इंसानों के बीच होने वाली लड़ाई में इंसान जीत जाते हैं और मुझे जो इनाम मिलता है अपनी पूरी ज़िंदगी एक लॉयल हंटिंग डॉग बन के फैमिली को सर्व करने का, वो ये था कि मुझे एग्जीक्यूट कर दिया गया। और मुझे एग्जीक्यूट करने के पीछे का सिर्फ एक रीज़न था कि हंटिंग डॉग होने के कारण मुझे अपनी फैमिली के बारे में बहुत कुछ पता लग चुका था, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी दोबारा से ऐसे नहीं जीऊँगा। मैं अभी अपना रिवेंज लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं छोटे से बच्चे के शरीर में कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मुझे ताकतवर बनना होगा। और कैंडल ऑफ सॉर्ड एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ मैं जाके ताकतवर बन सकता हूँ। वेस्कर वैली क्लैन में जो भी बच्चे पैदा होते थे उन सबको एक ट्रायल देना पड़ता था, जिसमें उन्हें तलवार की बनी भूल भुलैया में छोड़ दिया जाता था और उन्हें वहां से होते हुए सैट्रिक रिवर तक जाना पड़ता था अपने टैलेंट को एग्जामिन करने के लिए। सैट्रिक रिवर एक लेजेंडरी रिवर थी जो बच्चों की शरीर को लोहे का बना देती थी, लेकिन इसकी एक लिमिट थी कि ये बच्चों पे कितना ज़्यादा इफेक्ट करेगी। और मुझे सैट्रिक रिवर तक पहुंचने के लिए इस हेलिक्स सेव्ड वॉल और ब्लेड को सीधा पार करना होगा। पास्ट लाइफ में मुझे इस रिवर की ब्लेसिंग नहीं मिल पाई थी, लेकिन ये टाइम डिफरेंट है। इस बार जब तक हो सके मैं इस रिवर की ब्लेसिंग को अकेले लूँगा। जितना हो सके मुझे इसे उतने लंबे समय तक सहना होगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कितना ज़्यादा दर्दनाक है, पर मुझे इसे सहना ही पड़ेगा। और नदी किनारे खड़े उसके नौकर सब डर जाते हैं और बोलते हैं कि हमें यंग मास्टर को जल्दी से बाहर निकालना होगा, अगर वो ज़्यादा देर तक नदी में रहे तो वो मर जाएंगे। हुगो हंसता है और बोलता है कि बेरेमॉन, इसको पानी में गए हुए कितनी देर हो चुके हैं। उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है जो कि बोलता है कि लगभग 7 मिनट हो चुके हैं। क्या 7 मिनट हो गए, कहीं वो मर न गया हो। और बोलता है, ओ बच्चे चल अब बाहर आ जा। विक्री उसको सुनने के बाद बोलता है, ये आवाज़ तो हुगो की है, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी जल्दी बाहर आ जाऊंगा? मुझे जितना हो सके इसकी पानी को उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब करना ही होगा। और वो उसके पानी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, लेकिन विक्री बेहोश हो जाता है। हुगो विक्री को बाहर निकालते हुए बोलता है, इस बच्चे को तो देखो, इसके लिए सैट्रिक रिवर में जाना काफ़ी नहीं था तो उसने उसके पानी को भी पी लिया। और वो बेरीमॉन से पूछता है, ओए इस बच्चे का नाम क्या है? बेरीमॉन बताता है कि इसका नाम विक्री वन वेस्कर वैली है। हुगो बोलता है, विक्री, मुझे लगता है इस बार बहुत ही लालची बच्चा पैदा हुआ है। विक्री अपने मन में सोच रहा होता है कि तुम्हें जितना एंजॉय करना है कर लो हुगो, इस समय का इस्तेमाल करके मुझे सबसे पहले अपने आप को ताकतवर बनाना है। इसके बाद मैं विक्री वन वेस्कर वैली अपने हाथ से विक्री क्लैन को इतिहास से मिटा दूंगा। इसके बाद विक्री की आँख खुलती है, सोचता है कि ये जगह, ये तो नर्सरी है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने सिस्टर रिवर को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया है। अब मुझे लगता है मेरे इस लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट ज़्यादा बेहतरीन है पिछले लाइफ की तुलना में। वहाँ पे फिर एक मेड आती है जो अपने हाथ में एक बॉक्स ली रहती है और बोलती है कि मैडम को क्या ज़रूरत है ऐसी चीज़ को यंग मास्टर के बेड पे रखने। विक्री सोचता है, क्या मैडम? इसके बाद वो बॉक्स खुलता है और उसको देख के विक्री चौंक जाता है और बोलता है, ये तो ब्लडी माम्बा है। और सोचने लगता है कि उसने इतना रेयर वाइपर भेजा मुझे मारने के लिए। वेस्कर वैली क्लैन में सिर्फ कुछ ही लोग हैं जिन्हें मैडम करके बुलाया जाता है। मुझे लगता है शायद वो कंपटीशन खत्म करना चाहती है। वो दोनों साहब वेक्री के ऊपर हमला करने आते हैं, लेकिन वेक्री उनके गले को अपने हाथ से पकड़ लेता है और सोचता है कि जैसे उम्मीद की थी वेस्कर वैली से
इस पूरे क्लैन को मैं अपने हाथों से ही खत्म करूंगा। इसके बाद वो उन दोनों सांप को मार देता है। अगले दिन वेस्कर वैली के सारे लोग शॉक हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि 2 मरे हुए वाइपर के बगल एक बच्चा आराम से सो रहा है, और उस रात जितने भी मेट्स की ड्यूटी लगी थी नर्सरी में उन सबको मार दिया जाता है। लेकिन किसी को भी इसका रीजन नहीं पता लगता है कि ये वाइपर यहाँ पे आया कैसे, सिर्फ वेकरी को छोड़कर। 8 साल बाद हमें क्लास की सीन दिखाई जाती है जहाँ पे टीचर बच्चों को पढ़ा रहा होता है और बोलता है कि आज मैं तुम सबको स्वॉर्ड्समैन के स्टेजेस के बारे में बताने वाला हूँ। जब कोई अपने स्वॉर्ड में अपने मानों को फ्यूज नहीं कर पाता है तो उन्हें स्वॉर्ड बिगिनर कहा जाता है। जो अपने स्वॉर्ड में थोड़े बहुत मानों को इन्फ्यूज कर लेते हैं उन्हें स्वॉर्ड एक्सपर्ट कहा जाता है। और जब का माना जो उनके स्वॉर्ड में फ्लो हो रहा है वो ऑरे में चेंज हो जाए तो उन्हें स्वॉर्ड ग्रेजुएटर कहा जाता है। और जब उनका ऑरा स्ट्रांग हो जाता है और एक स्वॉर्ड्समैन अपनी इच्छा के अनुसार अपने ऑरे को चेंज कर पाए तो उन्हें स्वॉर्ड मास्टर कहा जाता है। जो सबसे ताकतवर वेस्कर वैली है सर ह्यूगो, वो भी एक स्वॉर्ड मास्टर हैं। इसके बाद हमें वेकरी दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि ह्यूगो वो साला पहले से स्वॉर्ड मास्टर बन चुका है, मुझे अपनी स्ट्रेंथ को जल्द से जल्द रिकवर करना ही होगा। आने वाली एज सेरेमनी के पहले वेकरी कहीं जा रहा होता है पर 3 लोग आके उसे धक्का देते हैं और बोलते हैं कि तुम सिर्फ एक इलिजिमेट चाइल्ड हो, लेकिन तुम्हारे बारे में एक बहुत अजीब अफवाह है। तुम्हें पता है कि तुम सिस्टर्न रिवर में 7 मिनट तक थे और तुमने 2 जहरीले सांपों को भी मार दिया था जब तुम सिर्फ एक बच्चे थे। इसके बाद वेकरी उनको देखता है और बोलता है मुझे याद है, मैं इन लोग को जानता हूँ। ये लोग वही हैं जिन्होंने मेरे पीछे से हमला किया था जब मैं भाग रहा था अपने ऊपर गलत आरोप लगने के कारण। इन तीनों का निकनेम ह्यूगो ने ट्रेडेंट रखा था। अगले 10 सालों में ये नाक में दम करने वाले दुश्मन बन सकते हैं। मुझे लगता है इन जहरीले पौधों को बड़ा होने से पहले ही काटना पड़ेगा। उनमें से एक वेकरी की तरफ चाकू दिखा के बोलता है कि मैंने सुना है अगर तुम रिवर ऑफ सेट्रिक में ज्यादा देर तक रहो तो तुम्हें ब्लेड लगने पर दर्द नहीं होता है। इसका मतलब अगर मैं तुम्हें चाकू से मारूं तो तुम नहीं मरोगे, क्यों? उनमें से एक बंदा आके वेकरी का मुंह दबा लेता है और बोलता है कि तुम सेट्रिक रिवर में 60 मिनट तक सर्वाइव कर गए थे, अगर तुम इस तरह 3 मिनट तक सर्वाइव कर पाए तो मैं अपना हाथ काट के खा लूँगा। वेकरी सोच रहा होता है कि लोग सही कहते हैं, आजकल के बच्चे कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो गए हैं, मुझे लगता है मुझे इनके साथ थोड़ा खेलना पड़ेगा। इस तरह पूरे 10 मिनट बीत जाते पर वेकरी वैसा का वैसा खड़ा रहता है और ये देख के उन तीनों की फट जाती है और बोलते हैं कि अब इसमें कोई मजा नहीं है, चलो इसे जाने देते हैं। तीसरा वाला वेकरी को छोड़ने वाला ही होता है लेकिन वेकरी अपने मुंह से उसकी उंगली काट के फेंक देता है। उनमें से एक चिल्ला के बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो? वेकरी बोलता है क्यों? तुमने नहीं बोला था कि तुम अपनी उंगली खा लोगे? वो लोग बोलते हैं अगर तुम ऐसा करोगे तब भी हम तुमसे डरने वाले नहीं है। तीसरा वाला रोके बोलता है मैं बहुत डर रहा हूँ। वो लोग उसकी तरफ देख के बोलते क्या बोल रहा है बे तू? बोल रहे अरे उसने मेरी उंगली काट के फेंक दी है। वो लोग बोलते हैं कि शांत हो जाओ और जाके डॉक्टर को दिखा लो, वो तुम्हारी उंगली दोबारा सिल देंगे। वेकरी बोलता है किसने कहा कि तुम यहाँ से जाने वाले हो? उनमें से एक वेकरी के ऊपर चाकू से हमला कर देता है और बोलता है क्या बोल रहा है तू? क्या तू भूल गया कि हम तुमसे 1 साल बड़े हैं? पर वेकरी के ऊपर चाकू कोई असर ही नहीं होता है। वेकरी उसका हाथ पकड़ के तोड़ देता है और बोलता है कि मुझे लगता है तुम एक चीज भूल रहे हो कि ये वेस्कर वैली है, यहाँ पे अगर तुम्हारे पास टैलेंट और ताकत हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेकरी बोलता है चलो एक साथ खेलते हैं। वो बोलता है इसका मतलब वो सारी अफवाहें सच थी, पर वेकरी उसके मुंह पे एक मुक्का दे मारता है। इसके बाद दूसरा वाला वेकरी से लड़ने आ रहा होता है लेकिन वेकरी एक लात में उसको भी पेल देता है और तीसरी बारी की वैसे ही फट चुकी रहती है। वेकरी बोलता है डर मत, अगर तुम लोगों का सही समय पे इलाज हुआ तो तुम ठीक हो जाओगे। फिर वहाँ पे पड़ी चाकू को उठाता है और बोलता है कि लेकिन मैं तुम लोग को ये रूम छोड़ के जाने तो नहीं दूंगा और इस तरीके से तुम हमेशा के लिए हैंडीकैप बन के रह जाओगे, लेकिन मैं बहुत दयालु हूँ इसलिए मैं तुम में से एक को जाने दूंगा। तीसरा वाला बोलता है सच में? लेकिन तुम हम में से किसको जाने दोगे? वेकरी उनके पास चाकू फेंक के बोलता है कि ये तुम लोग खुद तय कर लो, पर मैं ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करने वाला, इसलिए जल्दी तय करना और इस तरीके से कम तुम में से एक तो जिंदा रहेगा। और ये बोलने पर वेकरी रूम बंद करके बाहर आ जाता है। इसके बाद हमें वेस्कर वैली क्लैन का हेड बटलर दिखाया जाता है जिसका नाम जॉन बैरेमॉन होता है। वो बता रहा होता है कि क्लैन हेड मार्कोस क्लैन के साथ एक बार हमारी फिर से लड़ाई हुई है रूबी माइन को लेकर। वो लोग बोल रहे हैं कि रूबी माइन उनके टेरिटरी में है। ह्यूगो बोलता है कि ये बहुत अच्छा मौका होने वाला है, बहुत जल्दी हम इस चीज़ को लेकर मार्कोस क्लैन वाले से डिस्कस करेंगे। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बता तुम्हारे पास कोई और रिपोर्ट है करने के लिए? बैरेमॉन बोलता है हाँ, ये मिड टर्म के असेसमेंट को लेकर है चाइल्ड कैस्टल में। मास्टर वेकरी फर्स्ट आए हैं रिटर्न एग्जाम में। ह्यूगो बोलता है अच्छा तो ये बात है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम कब होने वाला है? बैरेमॉन कहता है कि लगभग 5 दिन में शुरू होने वाला है। चिल्ड्रन कैस्टल के सारे गार्डियन नाइट गए हैं उसकी प्रिपरेशन करने के लिए। ह्यूगो बोलता है अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि कैस्टल चाइल्ड इस वक्त खाली है। लेकिन तभी बैरेमॉन को कुछ याद आता है और बोलता है कि क्लैन हेड चिल्ड्रन कैस्टल के बारे में कुछ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वहाँ पे एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई है यंग मास्टर्स के बीच में। ह्यूगो बोलता है बड़ी लड़ाई? कितने लोग मरे? बैरेमॉन बताता है मरा तो कोई नहीं है, लेकिन यंग मास्टर हाई ब्रो के दांत टूट गए हैं, यंग मास्टर मिड ब्रो का जबड़ा टूट चुका है और यंग मास्टर लो ब्रो की उंगली कट गई है। उन्हें ट्रीटमेंट मिल चुकी है और वो रिकवर भी हो गए, लेकिन उन्हें मेंटली बहुत डैमेज पहुंचा है। ह्यूगो बोलता है वो लोग तो आपस में बहुत अच्छे से रहते थे, मुझे नहीं लगता है वो एक दूसरे से लड़ेंगे। बैरेमॉन कहता है हाँ, वो लोग किसी और से लड़े थे
और जिस बंदे ने उन तीनों की ये हालत की है वो उनसे 1 साल छोटा है और वो वही यंग मास्टर हैं जो फर्स्ट आए थे रिटन एग्जाम में, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था, यंग मास्टर विक्री। के बाद हुगो विक्री को बुलाता है और बोलता है, विक्री तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। विक्री बोलता है, हाँ गुड आफ्टरनून क्लैन हेड। हुगो बोलता है, क्लैन हेड? अच्छा हाँ, अभी तो मैं क्लैन हेड हूँ। और बोलता है, मैंने सुना तुमने ट्रिपलेट को अधमरा कर दिया था एडवांस क्लास के दौरान। विक्री बोलता है, और मैंने सुना है उन्हें शायद अच्छी ट्रीटमेंट मिल चुकी है। मैं उनकी फिजिकल स्टेट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ तुमने उनके हार्ट को कैसे तोड़ा। उस दिन के बाद से वो लोग अलग अलग खाना खाते और एक दूसरे से बात करना भी छोड़ दिया है। उन तीनों को कॉम्बिनेशन अटैक एक आर्ट है, लेकिन तुम्हारे कारण उन तीनों के बीच में बहुत बड़ी दरार आ गई है। तुम्हें नहीं लगता है कि तुमने कुछ गलत किया है? विक्री बोलता है, गलती? मैंने क्या गलती की है? हुगो बोलता है, क्यों? तुमने अपने भाई को पूरी तरीके से बर्बाद नहीं कर दिया? विक्री बोलता है, लेकिन मैं उन सबसे ताकतवर हूँ। एक ताकतवर इंसान गलती कैसे कर सकता है? तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे भाई लोग यहाँ आए थे और उन्होंने कहा कि वो तुम्हें माफ़ कर दिए हैं। क्या तुम्हें अभी भी पछतावा नहीं हो रहा है? विक्री बोलता है, माफ़ कर दिया? माफ़ कर दिया एक बहाना के सिवाय और कुछ नहीं है उन लोगों के लिए जो कमज़ोर होते हैं और अपना बदला नहीं ले सकते। ये सुनने के बाद हुगो खुश हो जाता है और बोलता है कि ताकत ही न्याय है, इसका मतलब कमज़ोर होना एक पाप है। मुझे लगता है तुमने बस्कर वेरी क्लैन के मोटो को बहुत अच्छे से समझ लिया है। इसके बाद हुगो बोलता है, बेरेमॉन इस लौंडे को खाने के गोदाम में ले जाओ और इसे जो चाहिए वो स्नैक खाने के लिए दे दो, और तू बहुत ज़्यादा लालची मत बन जाना, इसे इतना ही देना जितना ये ले जा सके। विक्री खुश हो जाता है और बोलता है कि इसका मतलब मैं चॉकलेट खा सकता हूँ, थैंक यू क्लैन हेड। इसके बाद विक्री और बेरेमॉन वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी हुगो बोलता है, ओए बच्चे, आने वाले मिड टर्म असेसमेंट में अच्छा करना और किसी भी मेन हाउस के बच्चों से हारना मत। विक्री थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है, ठीक है क्लैन हेड। बेरेमॉन विक्री को फूड वेयर हाउस में ले जाता है और बताता है, ये चॉकलेट मार्गो क्लैंस की यंग गर्ल्स खाती हैं और बहुत एंजॉय करती हैं, और ये वाली चॉकलेट एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट से बना है जो इस बार हमें बहुत डिफिकल्टी से मिली है। विक्री बोलता है, मुझे ये बनी हुई चॉकलेट्स नहीं चाहिए, मुझे चोको बीन चाहिए और वो भी एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर की। बेरेमॉन पूछता है, क्या आप अनप्रोसेस्ड बीन की बात कर रहे हैं? वहाँ का शेफ विक्री को लाके बीन्स दे देता है और बताता है, ये ब्लडी बीन्स है जो एक तरीके की चोको बीन होती है, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। बेरेमॉन विक्री को देख के सोच रहा होता है कि यंग मास्टर विक्री क्लैन हेड की बात मानते हुए सिर्फ उतनी ही बीन्स लिए जितनी वो ले जा सकते हैं, ताकि बाद में उसे वो प्योरीफाई करके जितनी हो सके उतनी चॉकलेट खाएं। कितने ज़्यादा चालाक हैं ये। तभी वहाँ पे खड़ा शेफ विक्री से बोलता है कि यंग मास्टर, मैं इसको प्रोसेस करके आपके रूम में पहुंचा दूंगा। विक्री बोलता है, नहीं, तुम्हें इसे प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेरेमॉन सोचता है, ये क्या? मुझे लगता है ये बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी के हैं। विक्री को चॉकलेट्स खाने के लिए नहीं चाहिए थी, उसके ब्लडी बीन्स लेने का रीज़न आने वाले प्रैक्टिकल एग्जाम से जुड़ा था, और उस दिन बस्कर वेरी क्लैन में एक ऐसी घटना होती है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। वेस्कर वेरी क्लैन, इसे बरसक क्लैन भी कहा जाता है। यहाँ पे जो भी बच्चे पैदा होते हैं उन्हें एक एजुकेशन प्रोग्राम को पार करना होता है। जब वो चलना सीख लेते हैं उन्हें स्ट्रीप माउंटेन पर चढ़ना पड़ता है बिना आराम किए स्टैमिना ट्रेनिंग के लिए, और सोते समय उन्हें डिमोनिक क्रीचर के लाश के साथ सोना पड़ता है ताकि वो टफ इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर सकें। और इन्हीं चीज के कारण बरसक वेरी क्लैन को बरसक क्लैन भी कहा जाने लगा। प्रैक्टिकल असाइनमेंट के दिन उन सबको माउंट ली रॉज एल्टी नोआर पे इकट्ठा किया जाता है, जो कि पूरी तरीके से डिमोनिक क्रीचर से भरा पड़ा है। उनका इंस्ट्रक्टर, जिसका नाम पेल्वी वॉन होता है, वो उन्हें बताता है, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम बहुत ही सिंपल हैं, आपको सिर्फ यहाँ पे 1 महीना सर्वाइव करना है और एक ताकतवर डिमोनिक क्रीचर का शिकार करना है। तुम लोगों को अपने दिमाग में सिर्फ 2 बात याद रखनी है, अगर तुम किसी की जान बचाते हो तुम्हें 10 पॉइंट मिलेंगे, बिना चोटिल हुए तुम किसी को बचा लोगे तो 30 पॉइंट, तुम किसी को मार देते हो तो 50 पॉइंट, 70 पॉइंट मिलेंगे अगर तुमने डिमोनिक क्रीचर का शिकार किया, और 90 पॉइंट मिलेंगे अगर तुमने इन सब को फॉलो किया। तो तुम सबको 1-1 बैच दिए गए हैं, अगर तुम किसी दूसरे का बैच चुरा लेते हो तो तुम्हें उसके बोनस पॉइंट मिलेंगे, अगर मर गए तो तुम्हें उसका कोई भी पॉइंट नहीं मिलने वाला, और ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तुम्हें 100 पॉइंट मिले। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सर हुगो की बताई गई बात अपने दिमाग में रखोगे, और अपने गार्ड के डाउन करने का मतलब है तुम तुरंत मारे जाओगे। और हाँ, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, तुम रिस्ट्रिक्टेड एरिया को मत छोड़ना, क्योंकि माउंट ली रोज एल्टी नोआर में बहुत सारी खतरनाक जगहें हैं जिनको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है। तो मेरी ये सलाह है कि तुम सिर्फ जोन के अंदर ही रहना जिसमें डिमोनिक क्रीचर हैं जो हम लोगों ने लाया है, और गार्डियन है इस एग्जाम के दौरान तुम्हें सिक्रेटली स्कोर करेंगे। विक्री को देख के उसके बगल खड़े लड़के में से एक बोलता है, देखो ये वही है ना जो सेट्रिक रिवर में 7 मिनट तक सरवाइव किया था। उसके बगल वाला बोलता है, हाँ, और मैंने सुना है कि इसने 2 जहरीले सांपों को मार दिया था जब ये छोटा था, और इसने रिटर्न एग्जाम में भी फर्स्ट आया है। चलो देखते हैं ये प्रैक्टिकल एग्जाम में कैसा करता है।
विक्री सोच रहा होता है माउंट रिडोज एल्टिनोर, बहुत दिन हो गए हैं मुझे यहाँ आए हुए। उनका इंस्ट्रक्टर एक बेल निकालता है और बोलता है मेरे ये बेल बजाते एग्जाम शुरू हो जाएगा, तो मैं प्रे करता हूँ तुम सब सक्सेस हो जाओगे। और उसके बाद बजाते एग्जाम शुरू हो जाता है। विक्री सोच रहा होता है कि मुझे सबसे पहले एक एडवांटेज पोजीशन सेट करनी होगी, चलो उस जगह पे चलते हैं जो मैंने लास्ट एग्जाम में नोटिस किया था। दो लड़के विक्री का पीछा कर रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि तुम्हें अकेले ही सर्वाइव करना है, हमें सिर्फ इसको फॉलो करना है और उसके पॉइंट्स को चुरा लेना है। फिर हमें ट्रेंडेंट दिखाया जाता है, जिनमें से हाई प्रो बोलता है कि हमें सबसे पहले कोई एरिया सिक्योर करना होगा, मिड वाला बोलता है नहीं तुम मुझे ऑर्डर मत दो, लास्ट वाला बोलता है तुम लोग सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो, मैं अपने आप से सब कुछ कर लूंगा। उनका इंस्ट्रक्टर बोलता है आखिरकार ये शुरू ही हो गया। इस एग्जाम में हम एक दूसरे को मारने के लिए इंकरेज तो नहीं करते, लेकिन इसकी मनाही भी नहीं है, हम सिर्फ उसे इंकरेज नहीं करते हैं, वैसे भी मारने पे पॉइंट काट लिए जाते हैं, तो इसलिए वो लोग अपना बेस्ट कोशिश करते हैं कि अपने हाथ से ना मारे किसी को। वैसे जो भी हो, मुझे लगता है कि गार्डियन नाइट भी इस सब चीज को इग्नोर ही कर देंगे। चलो उम्मीद करता हूँ इस बार कम ही मरे। हमें गार्डियन नाइट दिखाया जाता है जो विक्री को फॉलो कर रहा होता है और सोचता है ये तो एक अनएक्सप्लोर एरिया है, आखिर तुम कितनी दूर जाने को सोच रहे हो यंग मास्टर विक्री। ये एक जीनियस है जिन्होंने बचपन से ही अपनी बहुत अच्छी स्किल्स दिखाई हैं, मैं सोच रहा हूँ आज ही मुझे क्या दिखाने वाले हैं। इसके बाद विक्री एक पेड़ के पास पहुंचता है और बोलता है मैं लगभग पहुंच ही गया हूँ, यहाँ की ज़मीन तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मैं सोच रहा हूँ अब मैं यहाँ कुछ दिन तक रुक ही जाऊँ, चलो तो मैं अपनी छुट्टियों को एंजॉय करता हूँ। वो नाइट थोड़ा हैरान होकर सोचता है क्या छुट्टियाँ। इसके बाद विक्री रोज सिर्फ लकड़ियाँ लाता था, गड्ढे खोदता था और आराम करता था। उसका नाइट उसको देख के सोच रहा होता है अबे साला ये कर क्या रहा है, ये कुछ दिन से सिर्फ गड्ढे खोद रहा है, सो रहा है और शिकार भी कर रहा है सिर्फ खाना खाने के लिए और लकड़ियाँ लेकर आ रहा है, आखिर ये सोच क्या रहा है, क्या ये यहाँ पे रुक के सिर्फ समय बर्बाद करने वाला है। मुझे लगता है ये सिर्फ एक अफवाह थी कि ये जीनियस है, अगर ये ऐसे ही छुपने वाले हैं तो मुझे इनके देखने का कोई फायदा नहीं है। और वो वहां से चला जाता है। विक्री देखता है और बोलता है अच्छा तो आखिरकार ये चला ही गया। कैंपिंग करने से मुझे कुछ पुरानी बातें याद आ गई हैं। हमें विक्री का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें उसका दोस्त बता रहा होता है कि चाको बीन का इस्तेमाल मीट की बदबू को कम करने के लिए किया जाता है, अगर ये हाईली कंसंट्रेटेड ब्लडी बीन हो तो और भी अच्छा है। इसके बाद विक्री उन चाको बीन्स को आग में डाल देता है और बोलता है जो आखिरी रुकावट थी वो भी अब जा चुकी है और मेरी सारी प्रिपरेशन भी लगभग खत्म हो गई है, तो क्या मैं अब अपना शिकार शुरू करूं। कुछ दिन बाद विक्री एक रेस्ट्रिकेटेड एरिया में घूम रहा था और सोचता है यहाँ से इस एरिया के बारे में कोई नहीं जानता, अपने स्काउट डे के दौरान मैं यहाँ पे ज़्यादातर आया करता था, आज भी इन पेड़ों के जड़ों के जलने की बदबू मुझे पसंद नहीं है, मुझे लग रहा है वो बंदा यहीं आसपास होना चाहिए। तभी विक्री की नज़र एक चीज़ पे पड़ती है और बोलता है आखिरकार मिल ही गई, एक जलती हुई लार। इस जगह पे सिर्फ एक ही मॉन्स्टर है जो इस तरह की चीज़ों को गिरा सकता है। मेरे स्काउट डे के दौरान ये चीज़ मेरे नाक में बहुत दम करती थी, लेकिन आज मैं इसे देख के बहुत खुश हूँ, एक हेल हाउंड। चलिए आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे पता है आज की वीडियो काफ़ी छोटी हो गई है, अगली बार से मैं बड़ी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।